क्लास का जो हमारा टॉपिक है, उसके अंतर्गत हम राजस्थान की वनस्पति के बारे में बातचीत करने वाले हैं। वनस्पति एक प्रकार से कह सकते हैं कि किसी राज्य का या किसी क्षेत्र का एक आभूषण के रूप में इसे पहचान दी जा सकती है। बिना वनस्पति के न तो किसी जीव का और न ही स्वयं मानव का अस्तित्व रह सकता है। तो हम अगर बात करें कि प्रकृति ने जितने भी हमें उपहार दिए हैं, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है वनस्पति। तो वनस्पति पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जीव, विभिन्न प्रकार के मनुष्य और आपके जितने भी जो जलवायु के जो तत्व हैं, वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पर रूप से इस पर निर्भर रहते हैं। यानी ये न केवल प्राकृतिक पर्यावरण को निर्धारित और नियंत्रित करता है, बल्कि किसी क्षेत्र की जलवायु, मृदा पर भी इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। वहीं मानवीय क्रियाओं पर भी प्राकृतिक संसाधनों का, इस प्राकृतिक वनस्पति का प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। तो हर प्रकार से देखें तो वनस्पति हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, ये आप और हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। यानी इसके लिए या इसके माध्यम से कह सकते हैं कि विभिन्न शाकाहारी हैं, उनको भोजन मिलता है। जब शाकाहारियों को भोजन मिलता है, तो उस पर निर्भर रहने वाले मांसाहारियों को भी भोजन मिलेगा और उस पर निर्भर रहने वाले जो अपघटक होते हैं, उनको भी भोजन मिलेगा। लेकिन वनस्पति का अर्थ क्या है या प्राकृतिक वनस्पति क्या है? तो ये समझना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। प्राय हम हर वो पेड़ जो हम लगाते हैं, वो प्राकृतिक वनस्पति में गिन लेते हैं, लेकिन वो प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत नहीं गिना जाता है। प्राकृतिक वनस्पति की अगर हम बात करें, तो इसका अर्थ है वन। वन, ऐसे वन जो प्रकृति में अपने आप लगे, अपने आप विकसित हुए, वो प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। तो किसी भी सभ्यता का विकास हो, चाहे नगरीकरण हो, उसके साथ-साथ ही वनों का अवनयन प्रारंभ हो जाता है। मनुष्य अपनी स्वार्थ संबंधी आवश्यकताओं, स्वार्थपूर्ण आवश्यकताओं के लिए इनको काटता रहता है, इनको नष्ट करता रहता है। तो यही हमारा पूरा-पूरा स्टडी का पॉइंट रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति के विभिन्न रूप हैं जो राजस्थान के अंतर्गत कितने या किस प्रकार से पाए जाते हैं। बेसिकली अगर कहें कि अगर हमें कहा जाए कि हमारी जो प्राकृतिक वनस्पति है वो किस प्रकार से हम बताएं, तो प्राकृतिक वनस्पति को अगर हम बताना चाहें तो मान लीजिए ये हमारा राजस्थान का मैप है और राजस्थान के मैप में हम विभिन्न जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको देख लेते हैं कि हमारे राजस्थान का ये जो इलाका है वो पूरा का पूरा रेगिस्तान के रूप में है, हमें पता है। यहाँ पर जो हिस्सा है, रुकिएगा, क्योंकि कहीं किसी की भी स्ट्रक्चर या किसी भी क्षेत्र की वनस्पति को देखने के लिए हम वहाँ के स्ट्रक्चर को देखें, तो काफ़ी हद तक वहाँ की वनस्पति के बारे में विचार कर सकते हैं, ठीक है? तो पहला हमारा यहाँ पर डेज़र्ट का इलाका है, पूरा का पूरा डेज़र्ट। यहाँ पर हमारे अरावली है, यहाँ पर हमारे सामने प्लेन्स है और यहाँ पर हमारे प्लेट्यूज़ या पठारी क्षेत्र है। अब अगर हम बात करें कि वनस्पति किस प्रकार की रहेगी, तो पूरा का पूरा जो क्षेत्र अरावली के पश्चिम में है और एक हिस्सा अरावली के पूर्व में है। जैसे-जैसे हम पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ेंगे, तो क्या-क्या फ़र्क देखने को मिलेगा? देखो, यहाँ पर आप जैसे-जैसे पश्चिम से पूर्व की तरफ जाओगे, तो एक तो वृक्षों की संख्या घटेगी। यानी इस दिशा से आप अगर इस दिशा में जाओगे, तो वृक्ष जो है, उन वृक्षों की संख्या घटेगी। या बढ़ेगी? बढ़ेगी। यहाँ पर वृक्ष कम है, यहाँ पर आपको वृक्ष ज़्यादा मिलेंगे, तो वृक्ष आपको यहाँ अधिक मिलेंगे। इस क्षेत्र में ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हैं सबसे न्यूनतम मिलेंगे और यहाँ पर सबसे अधिकतम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति भी इस दिशा में इस दिशा से इस दिशा की ओर बढ़ती है। प्राकृतिक वनस्पति यहाँ पर न्यूनतम मिलेगी। लोवेस्ट जो वनस्पति मिलेगी आपको या इन क्षेत्रों में रेगिस्तानी क्षेत्रों में देखने को मिलेगी और सबसे अधिक जो वनस्पति है, वो आपको इन पठारी भागों में या जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर देखने को मिलेगी या ज़्यादा जो बारिश वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से बारिश और जो वनस्पति है उसका सीधा संबंध है। हमें पता है कि सबसे ज़्यादा बारिश जो होती है, वो यहाँ पर इस इलाके के अंतर्गत होती है। उसके बाद हम बात करें
कि CWG के अंतर्गत नदियों वाला सिंचित क्षेत्र है, पानी मिलता है। अरावली का जो क्षेत्र है और इसके आसपास का क्षेत्र है जिसे BSHW का जो क्षेत्र है, वहाँ पर भी आपको, और सबसे लास्ट जो है जिसे कहा जाता है BW और HW, जो रेगिस्तानी जो क्षेत्र है, तो इस रेगिस्तानी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वहां पर आपको बारिश बिल्कुल लोएस्ट देखने को मिलेगी। अगर हम जलवायु के विभाग भी अगर देखें तो आप देखेंगे कि राजस्थान को 2 भागों में डिवाइड करने वाली जो वर्षा रेखा है वो है 50 सेंटीमीटर वाली वर्षा रेखा। 50 सेंटीमीटर वाली वर्षा रेखा यहाँ से पास होती है। अब 50 सेंटीमीटर वाली वर्षा रेखा फिर रेगिस्तान के बीचों बीच में से यहाँ से निकलती है 25 सेंटीमीटर वाली वर्षा रेखा, और सबसे लास्ट में जब रेगिस्तान भी पार हो जाता है तो यहाँ पर मिलती है 10 सेंटीमीटर वाली वर्षा रेखा, और यहाँ पर आपको 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिलती है। तो सबसे ज्यादा बारिश वाला क्षेत्र कौन सा है? ये वाला, ये जो पूरा क्षेत्र है, ये क्षेत्र, ये पूरा का पूरा ज्यादा बारिश वाला क्षेत्र है। तो ज्यादा बारिश वाला क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर आपको वनस्पति ज्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पर वनस्पति भी ज्यादा देखने को मिलेगी, वन्य जीव भी आपको यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ये शायद आप वार्म अप हो गए होंगे इस टॉपिक के बारे में। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे राजस्थान में वनों से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम स्टार्ट किए गए। तो सर्वप्रथम भारत की वन नीति 1894 में लागू हुई। वन नीति का अर्थ ये है, वन नीति का अर्थ होता है कि जब हम सोचना प्रारंभ करते हैं क्या वास्तव में हमें वनों को बचाने की आवश्यकता है, तो इस प्रकार की वन नीतियां लगाने के माध्यम से हम किसी न किसी रूप से वनों को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न प्रकार के उपायों को करते हैं। तो यही कुछ कारण है कि 1894 में ही भारत में वनों की और ध्यान देना प्रारंभ कर दिया था। जैसे ही देश आजाद हुआ तो यहाँ पर वन नीति 1952 में लागू की गई, फिर इसी को संशोधित किया गया, 1988 में राष्ट्रीय वन नीति की घोषित की गई, और उसके अनुसार कहा गया कि किसी भी भूभाग के यानी उसका जो क्षेत्रफल है उसके लगभग 33.33% जो क्षेत्र है, यानी लगभग 1/3 क्षेत्र पर यहाँ पर वन आच्छादित क्षेत्र होने चाहिए। लेकिन उसकी तुलना में अगर देखें कि 2011 के अगर आंकड़ों को देखें या 2000 अभी 18-19 के बाद आंकड़ों को देखें तो ये प्रतिशत काफी कम है। तो केवल मात्र 10% भूभाग पर ही हमारे यहाँ पर वन पाए जाते हैं। तो काफी स्थिति जो है काफी खराब है। 1910 में जोधपुर रियासत में भी इस प्रकार से वन संरक्षण से संबंधित कानून बनाए गए। राजस्थान सरकार ने 1953 में वन अधिनियम लागू किया गया। 1953 में जब वन अधिनियम लागू किया गया तो उस समय राज्य के कुल भागवत के 13% भूभाग पर वन थे, यानी 13% भाग पर वन क्षेत्र थे। ये 1953 की बात। और जब ये 33% वाला जो कॉन्सेप्ट है ये लाया गया था 1988 में। राज्य सरकार द्वारा 2010 में पहली वन नीति यहाँ पर लागू हुई। फर्स्ट आपकी फॉरेस्ट जो आपकी जो प्लान है वो यहाँ पर 2010 में लागू किया गया, और उस समय यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर देखें तो 9.57%, यानी टोटल जो कह सकते हैं कि 32,736.64 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर ही यहाँ पर वन पाए जाते हैं। जो कुल देश में कुल जो वन क्षेत्र है उसका केवल 4.5% जो भाग है वो राजस्थान के अंतर्गत पाया जाता है। तो इस प्रकार से देखें तो राजस्थान के अंतर्गत जो पूरा जो क्षेत्र है वो काफी कम है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो ये प्रतिशत काफी कम देखने को मिलता है। अगर वनों के क्षेत्रफल को देखें तो कुछ ऐसे जो क्षेत्र है वहां पर आपको बहुत अच्छा प्रतिशत देखने को मिल सकता है, लेकिन अधिकांश जो भाग है वहां पर ये क्षेत्रफल बहुत कम देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से अगर बात करें कि चित्तौड़गढ़, करौली या जो उदयपुर के जो क्षेत्र है, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा के जो क्षेत्र है, यहाँ पर आपको वन का प्रतिशत काफी अधिक देखने को मिल सकता है। लेकिन बात करें जैसलमेर की, नागौर की, बाड़मेर, बीकानेर, टोंक, गंगानगर, हनुमानगढ़, जालोर, नागौर, यहाँ पर 5% से भी कम आपको वन क्षेत्र देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर वनों की जो लेकर स्थिति है वो काफी खराब है।
तो वनों की दृष्टि से राजस्थान का लगभग 9वां स्थान आता है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो पहला स्थान है राजस्थान का। लेकिन अगर वनों की दृष्टि से देखें तो 9वें स्थान पर राजस्थान का नाम है। सबसे अधिक वन क्षेत्रफल के हिसाब से उदयपुर के जिले में क्षेत्रफल यानी टोटल जो क्षेत्रफल है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उदयपुर के अंतर्गत आपको सबसे अधिक वन देखने को मिल सकते हैं। चूरू में सबसे कम देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से अगर भारत की बात करें तो एमपी में आपको सबसे अधिक और पंजाब में सबसे कम देखने को मिल सकते हैं। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो करौली जो जिला है उसमें सबसे ज्यादा आपको वन क्षेत्र देखने को मिल सकता है। लेकिन प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र की बात करें तो सिरोही में सबसे कम वन क्षेत्र, सबसे अधिक तथा सबसे कम जो वन क्षेत्र है वो आपको चूरू के अंतर्गत देखने को मिलेगा। प्रति व्यक्ति का अर्थ होता है कि कुल कितनी भूमि पर आपके वन क्षेत्र है और वहां पर रहने वाली, उस पर वनों पर निर्भर रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो उसको दोनों को अगर कंपेयर किया जाता है तो कंपेयर में देखें तो सिरोही में सबसे अधिक लोगों के पास वन क्षेत्र देखने को मिलता है या उपभोग के लिए वन या वन के जो उत्पाद है वो ज्यादा मात्रा में उपलब्ध रहेंगे। चूरू में इसकी मात्रा सबसे कम रहेगी। इसी प्रकार से पलास के जो वृक्ष होते हैं उसको फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है, जंगल की ज्वाला कहा जाता है। ये काफी दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे आग लग रही है। पीले रंग के पत्ते होते हैं तो आग के समान दिखते हैं, इसलिए लगता है कि जंगल में आग लगी है। या फिर दूसरा कारण ये भी होता है कि जो पलास के जो वृक्ष होते हैं, जो पत्ते होते हैं वो जल्दी अग्नि पकड़ते हैं, तो उसके माध्यम से कैसे जंगलों में अक्सर जो आग लगती है उसका जो मुख्य कारण होता है वो पलास जो वृक्ष होता है वो रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक यहाँ पर धोकड़ा वन पाए जाते हैं। धोकड़ा वन क्या होता है आज नेक्स्ट स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा। राज्य पुष्प जो है रोहिड़ा, रोहिड़ा भी आपको आगे की स्लाइड में देखने को मिलेगा। रेगिस्तान का जो सागवान है इसे रोहिड़ा कहा जाता है। सागवान क्यों कहा जाता है कि काफी कीमती लकड़ी होती है, काफी ज्यादा मजबूत होती है और लंबे समय तक इसमें किसी प्रकार से कीड़े लगने की संभावना नहीं होती है, इसलिए इसे रेगिस्तान का सागवान के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं कि राज्य वृक्ष जो है वो है खेजड़ी। खेजड़ी को रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। खेजड़ी को बचाने के लिए 1730 में अमृता देवी के नेतृत्व में एक चिपको आंदोलन का आयोजन किया गया था। खेजड़ी गांव जानते हो तो 363 लोग यहाँ पर शहीद हुए थे। दशहरे पर यहाँ पर समी के वृक्ष या खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है। तो ये कुछ फैक्ट्स है। इसी प्रकार से जो खैर खैर का जब वृक्ष होता है जिसे कत्था बनाया जाता है, तो पथोड़ी जो जाती है वो यहाँ पर कत्था बनाने का काम करती है। बाड़मेर का जो चौहटन क्षेत्र है वो गोंद यानी जो ग्लू होता है उसको बनाने के लिए प्रसिद्ध है। आंवले के वृक्ष की जो छाल होती है उसका आंवल, सॉरी आंवल नहीं है, ये आंवली है। आंवल जो होता है, आंवल जानते होंगे, छोटी छोटी सी जो झाड़ियां है उसपे पीले रंग के फूल लगते हैं। जो आंवली जो होती है उसकी जो छाल होती है उसको चमड़ा साफ करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है और उसके जो पत्ते होते हैं उनके पत्तों को मेहंदी के पत्तों के साथ मिलावट में प्रयोग किया जाता है। माचिस उद्योग आपके जो वृक्षों पर आधारित है, ये सारे के सारे उद्योग हैं जो वृक्षों पर आधारित है। अलवर में है। सवाई माधोपुर में जो खस की जो घास है उसकी जड़ों से इत्र बनाया जाता है। खस काफी सुगंधित घास होती है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि अलग अलग वृक्षों की जो उपयोगिता है राजस्थान के अंतर्गत बनी हुई है। देश की 20% जो बंजर भूमि है वो राजस्थान के अंतर्गत पाई जाती है। यानी अधिकांश जो देश की अगर बंजर भूमि की बात करें तो वो राजस्थान के अंतर्गत पाई जाती है। तो ये तो कुछ रहे फैक्ट जिस संबंध आपके विभिन्न वनस्पतियों से संबंधित हैं। अब बात करते हैं क्या वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कि कौन कौन से कारक है जो वनस्पति को प्रभावित करते हैं। तो सबसे बड़ा जो कारक है वो है जलवायु, क्योंकि जो जलवायु है वो वनों के विकास और वितरण को प्रभावित या नियंत्रित करने का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कारक है। क्योंकि कहीं पर शुष्क वन होंगे और कहीं पर सदाबहार वन होंगे, ये डिपेंड करता है कि वहां पर जलवायु किस प्रकार की। तो बारिश अगर या जलवायु अच्छी रहेगी तो वहां पर आपको हरे भरे वृक्ष देखने को मिलेंगे और जहाँ पर बारिश बिल्कुल कम होती है वहां पर आपको सूखे कांटेदार झाड़ियां देखने को मिलेगी। फिर दूसरा जो कारक होता है जो वनस्पति को या वनों को प्रभावित करता है वो है ऊंचा वजन। अब ऊंचा वजन किस प्रकार से, जैसे जैसे हम ऊंचाई के साथ बढ़ेंगे तो वनस्पति में परिवर्तनशीलता बढ़ती रहती है। तो लेकिन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इतनी ऊंची ऊंची पर्वतमाला है नहीं। तो वहां पर जहां पर भी वो जो वन बचे हैं वो ज्यादातर जितने भी जो पर्वतीय क्षेत्र है उनके आसपास के क्षेत्रों में ही बचे। तो वन भी वनों को प्रभावित करने में या वनों के प्रकार को प्रभावित करने में उच्चावच का भी योगदान रहता है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण जो कारक होता है जो वन को प्रभावित करता है वो है मानव। अब मानव ज्यादा है, जहाँ पर लोग ज्यादा निवास करते हैं तो उनकी आवश्यकताएं अधिक होगी। आवश्यकताएं अधिक होगी तो उनको जलाने के लिए ईंधन चाहिए, मकान बनाने के लिए इमारती लकड़ी चाहिए। तो अपनी स्वार्थपरता के कारण वह निर्दयता से वनों का विनाश करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वन को हम
डिफाइन कर सकते हैं। बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है, तो प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि भौतिक दशाओं व परिस्थितियों में स्वतः उगने वाली, देखिएगा इन सिटू अपने आप उग रही है, मानव का किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं है, जिसमें पेड़-पौधे, घास, झाड़ियाँ और विभिन्न प्रकार के पेड़-पौधे शामिल किए जा सकते हैं। अर्थात किसी भौगोलिक क्षेत्र में या भूमि सतह पर वनस्पति का आवरण जिसके उगने किसने उगाया? खुद उगी है। विकसित उसकी ग्रोथ में मानव का कोई हाथ नहीं रहता है, उसे ही हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति यानी जो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुई है, उसमें मनुष्य का कोई योगदान नहीं है, तो उसे हम प्राकृतिक वनस्पति कहेंगे। बाकी तो बाग-बगीचे आप और हम दोनों ही लगाते हैं, उसको प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, जंगल क्या होते हैं? तो जंगल या फॉरेस्ट या वन क्या होता है? तो प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत वृक्ष, कांटी वाली झाड़ियाँ, घासें इसमें शामिल की जाती हैं। पौधों की विशेष जाति जिसमें वृक्ष बहुत ज़्यादा हो और पौधे उनकी छाया में विकसित हो, तो उसे हम वन कहते हैं। यानी जंगल की क्या परिभाषा है? तो जंगल है प्राकृतिक वनस्पति और प्राकृतिक वनस्पति का ऐसा स्वरूप जिसके अंतर्गत बहुत बड़े से वृक्ष हो और वृक्षों के नीचे छोटी-छोटी सी झाड़ियाँ अपने आप उग रही है, तो उसे हम प्राकृतिक वनस्पति के वन या वन के रूप में जान सकते हैं। 12 मई 1952 की जो वन नीति जो लागू की गई, तो उसमें कुल क्षेत्र के 33.3% भाग पर वन होने चाहिए, लेकिन राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र पे लगभग 9.5% पर भूभाग पर ही वन पाए जाते हैं। तो देश का लगभग जो क्षेत्रफल है, तो 1/10 भाग से भी अधिक रखता है। यानी इसका जो क्षेत्रफल अगर बात करें, तो क्षेत्रफल काफ़ी अधिक है, लेकिन इसकी तुलना में यहाँ पर जो वनों का जो प्रतिशत है, वो काफ़ी कम पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो स्थिति है राजस्थान की काफ़ी भयावह है या फिर कह सकते हैं कि काफ़ी खराब स्थिति के अंतर्गत राजस्थान की वन की स्थिति है। तो उसके पीछे कारण राजस्थान नहीं है, कारण है यहाँ की जो क्लाइमेट है, यहाँ पर बारिश की कमी है और जो लोगों की जो लोगों की जो आवश्यकता है या उसका जो उपभोग है, उसकी जो आवश्यकताओं की पूर्ति का जो भार है, वो वनों पर अधिक है क्योंकि जनसंख्या अधिक है और उसकी तुलना में वृक्ष जो पेड़-पौधे हैं, वो पेड़-पौधे काफ़ी कम हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी अधिक भार होने के कारण यहाँ पर राजस्थानी में वन का जो प्रतिशत है, कम पाया जाता है। फिर भी जापान की सहायता से यहाँ पर एक जीका एक प्रोजेक्ट चला था जापान सरकार की सहायता से। तो यहाँ पर अरावली के अंतर्गत जैव विविधता और वानिकी के विकास का जो कार्यक्रम शुरू किया गया था 1 अप्रैल 2003 से 18 जिलों में इसे प्रारंभ किया गया और इस परियोजना को कार्य जो है आपके मार्च 2008 तक पूरा हो चुका है। तो इस प्रकार से ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से भी इसको बढ़ाने का प्रयास जो है चलता है। तो इसी प्रकार से 17 फरवरी 2010 को कैबिनेट मंजूरी के साथ हमारी एक नई वन नीति लागू की गई है और इसके आधार पर अगर हम वर्गीकरण देखें, तो हम वर्गीकरण को हम इस प्रकार से 2 आधार पर बाँट सकते हैं, एक प्रशासनिक आधार पर और एक है जलवायु के आधार पर। प्रशासनिक आधार पर अगर हम बाँटेंगे तो हम वनों को किस प्रकार से बाँटेंगे कि कुछ रिजर्व्ड होंगे, कुछ प्रोटेक्टेड होंगे और कुछ होंगे अनक्लासिफाइड यानी कुछ आरक्षित होंगे, कुछ सुरक्षित होंगे और कुछ अवर्गीकृत होंगे। इसी प्रकार से अगर हम जलवायु के आधार पर देखें तो जलवायु के आधार पर हम कहेंगे कि उष्णकटिबंधीय है, शुष्क कटिबंधीय है, उपोष्णकटिबंधीय है। तो इस प्रकार से अलग ट्रॉपिकल जो थॉर्न या सदाबहार कह सकते हैं या डेसिड्यूस कह सकते हैं हिली यानी पहाड़ी क्षेत्र के वन कह सकते हैं। तो इस प्रकार से अलग-अलग क्षेत्रों में डिवाइड कर सकते हैं। सारणी के माध्यम से अगर आप देखना चाहें तो देखिए कि वनों के प्रकार जो हैं 2 प्रकार से बाँट सकते हैं, भौगोलिक आधार पर और प्रशासनिक। प्रशासनिक आधार पर हम इसे 3 भागों में बाँट सकते हैं, एक आरक्षित हो सकते हैं, एक वर्गीकृत हो सकते हैं। इसी प्रकार से भौगोलिक आधार पर बाँटे तो ऐसे वन जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं यानी आपके कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्रों में मिलते हैं, ठीक है? दूसरे, ये उष्णकटिबंधीय ये हो गया आपके रेतीले वाला, रेतीले भाग या फिर मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंतर्गत, उपोष्णकटिबंधीय यानी आपके शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंतर्गत मिलते हैं और कुछ वन ऐसे हो सकते हैं जो शुष्क पतझड़ वाले वन होते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों में मिलते हैं। तो इसके अंतर्गत शुष्क सागवान के वन ये आपको प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत मिलेंगे, साल वृक्षों की अधिकता वाले वन, बाँस की अधिकता के वन जो आपको बांसवाड़ा में मिलेंगे, पलास के वन के जो क्षेत्र, धोकड़ा के वन के क्षेत्र, खैर जो प्रतापगढ़ के क्षेत्र जो मिलेंगे, बबूल जो हमारे आस-पास के क्षेत्र में मिश्रित पर्णपाती क्षेत्र। तो अलग-अलग भागों में इस प्रकार से हम वनों का वर्गीकरण प्रस्तुत कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रशासनिक आधारों पर वनों का वर्गीकरण जो है, किस प्रकार से किया गया है। तो इस प्रकार से वनों को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं आरक्षित वन या संरक्षित व कह सकते हैं संरक्षित और सुरक्षित अलग-अलग होता है।
ध्यान रखिएगा। तो आरक्षित वन का ये अर्थ हो गया कि ये पूर्ण रूप से सरकारी नियंत्रण में है, यानी राज्य सरकार का इसका पर अधिकार है और राज्य सरकार की अनुमति के बगैर इन वनों से लकड़ी काटना या पशु चराना पूर्ण रूप से वर्जित है। किसी प्रकार से न तो यहाँ पर आप लकड़ी काट सकते हैं, न ही अपने पशुओं को यहाँ पर चरा सकते हैं। तो इनको पूरी तरीके से रिजर्व कर दिया गया है। तो राज्य के कुल वन क्षेत्र के लगभग 38.02% जो क्षेत्र है, वहां पर ऐसे इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो राज्य सरकार के अधिकार में है, लकड़ी काटना और पशु चारना बिल्कुल मनाही का क्षेत्र है। तो इस प्रकार की जो वन रहते हैं उन्हें रिजर्व्ड फॉरेस्ट कहते हैं। दूसरा जो होता है वो है रक्षित या सुरक्षित, प्रोटेक्टेड, यानी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि सरकार की आज्ञा से लकड़ी काटने या पशु चराने का काम कर सकते हैं। ऐसे वन सबसे ज्यादा 53.48% जो क्षेत्र है वो 12 जिले के अंतर्गत पाए जाते हैं। नियंत्रण सरकार का है, लेकिन सरकार इसमें लकड़ी काटने की अनुमति आपको प्रदान करती है। यहाँ पर आप पशु को भी चरा सकते हैं। तीसरे जो होते हैं अनक्लासिफाइड या अवर्गीकृत वन, ठीक है। तो ये ऐसे वन है जिन पर सरकार का कोई अधिकार नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर लकड़ी काटी जा सकती है और लकड़ी काटने के लिए सरकार की अनुमति तो लेनी पड़ती है, लेकिन पशु चराने के लिए आपको किसी प्रकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि आप आराम से कोई भी लकड़ी काट लीजिए, लकड़ी काट सकते हैं, लेकिन लकड़ी काटने की अनुमति, जैसे कि हमने बबूल की लकड़ियां काटते हैं, तो काटते हुए ट्रैक्टरों में भरते हुए ले जाते हुए दिखते हैं। तो इस प्रकार से वर्जित कार्य है, लेकिन अनुमति लेकर इन्हें काटा जा सकता है। तो राज्य की कुल जो क्षेत्र है, वन क्षेत्र का 8.50% जो भूभाग है, उसमें इस प्रकार के वन पाए जाते हैं और इस प्रकार की जो वन है अनक्लासिफाइड, वो सर्वाधिक आपके बीकानेर जिले में पाए जाते हैं। तो लगभग-लगभग हर जिले में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इसको संरक्षित किया जा सकता है। इसी प्रकार से कुछ आरक्षित सामाजिक रूप से भी आरक्षित वन होता है, जैसे कि हम बात करें कि ओरण ओरण का जो क्षेत्र होता है, तो वो एक तरफ से क्या है, प्रोटेक्टेड ही है। यहाँ पर ना तो आप लकड़ी काट सकते हैं, ना ही वहाँ से लकड़ी को काट कर ले जा सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं ले जा सकता है कि हमें पता है कि ओरण का क्षेत्र ये किसी भगवान विशेष को समर्पित किया जाता क्षेत्र है कि इस प्रकार की माता जी की ओरण है या किसी मामा जी की ओरण है, तो उसमें से कह सकते हैं अब किसी प्रकार से लकड़ी को काटना वर्जित रहता है। डर किसका रहता है? तो सबसे बड़ी जो सरकार है, ऊपर ईश्वर जो है, भगवान का जो डर रहता है, उसके माध्यम से भी उसको प्रोटेक्टेड, तो प्रोटेक्टेड रखने के कई तरीके यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से राजस्थान के अंतर्गत प्रशासनिक दृष्टि से वनों का जो वर्गीकरण है, वो इस प्रकार से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ये है जलवायु के आधार पर वर्गीकरण। जलवायु के आधार पर वर्गीकरण के अंतर्गत आप देखेंगे, ये जो है आपके सामने ये पलाश के वृक्ष हैं। पलाश जो बाढ़ आया था सबसे पहले हम जलवायु के आधार पर शुष्क सागवान के जो जंगल है उनको देखेंगे। फिर उष्ण कटिबंधीय शुष्क जो धौंक वन है, ड्राई फॉरेस्ट, यानी उष्ण कटिबंधीय जो शुष्क जो है जिसमें धोकड़ा जो आया था कि धोकड़ा के वृक्ष क्या होता है, मैं बताऊंगा आपको चित्र। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार थॉर्न फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय मिश्रित पतझड़ वाले वन, अर्ध आर्द्र सदाबहार वन, सेमी ह्यूमिड एवरग्रीन फॉरेस्ट, इनको अलग अलग भागों में इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा 5 भागों में डिवाइड किया है। आप चाहे तो इसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 भागों में किस प्रकार से डिवाइड होगा, तो इसके अंदर आपको ट्रॉपिकल फॉर्न को अलग रख देंगे, यानी उष्णकटिबंधीय कंटीले वन कहाँ पे मिलेंगे, तो उष्णकटिबंधीय कंटीली वन आपको मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंतर्गत तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जालौर के अंतर्गत मिलेंगे। वृक्ष कौन कौन से मिलेंगे, तो इसके अंदर खेजड़ी, रोइड़ा, बेर, बबूर, कैर, ये क्षेत्र देखने को मिलेंगे। फिर हम दूसरा वर्गीकरण करते हैं तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन, डेसिडियस जो वन है, ट्रॉपिकल ड्राई, ट्रॉपिकल है और ड्राई है। तो इस प्रकार के जो वन है आपको अरावली के ऊपर मिलेंगे, तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर जिलों के अंतर्गत के अलावा सिरोही, उदयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर क्षेत्रों में आपको इस प्रकार के वन मिलेंगे। वनों में कौन कौन से वन मिलेंगे, जिसके अंदर धौकड़ा मिलेगा, गुलर, आम, बरगद, ये पलास का वन जो आप चित्र में देख पा रहे हैं, बांस मिलेगा, आंवला मिलेगा, आकड़े जो ओक जो है, थोर जो कह सकते हैं वो मिलेंगे, कैर के वृक्ष मिलेंगे, तेंदू के वृक्ष देखने को मिलेंगे, सागवान के वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे।
इसी प्रकार से तीसरा जो वर्गीकरण हो सकता है, वह उप-पर्वतीय हो सकता है। तो पर्वतीय जो वृक्ष है, वो केवल आपके सिरोही क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सदाबहार व अर्ध सब सदाबहार प्रकार के वन देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर सालर, ढाक, पलास, ये इस प्रकार के वन देखने को मिल सकते हैं। तो इस अलग-अलग प्रकार से इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। हम यहाँ पर इसको 5 भागों में डिवाइड करके समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं शुष्क सागवान, ड्राई सागवान। अब सागवान क्या होता है, चित्र के अंतर्गत देखते रहिएगा और बढ़ते हैं कि ये राज्य में मुख्य रूप से उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, बारां, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिले में पाया जाता है। कुल वन क्षेत्र का लगभग 6.87% यानी 7% भूभाग पर ये वन पाए जाते हैं। यहाँ का जो वन क्षेत्र है, सागवान के वृक्ष हैं, तो इसका मतलब बारिश की अच्छी मात्रा होती है, तो 70 से 110 सेंटीमीटर तक बारिश यहाँ पर हो जाती है। वनों की ऊंचाई जो है वह 10 से 21 मीटर, 10 से 21 मीटर का अर्थ हो गया, इसको इंटू मल्टीप्लाई बाय आप 3 कर लीजिए, यानी 1 मीटर के अंतर्गत लगभग 3 फीट होता है, तो लगभग 30 से लगाकर कह सकते हैं 60-70 फीट ऊँचे-ऊँचे वृक्ष देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको आम देखने को मिलेगा, सागवान, महुआ, आम आप अच्छी जानते हैं, सागवान यानी टीक के वृक्ष, महुआ जिससे कि फूलों से आपकी शराब बनाई जाती है, बाँस जिसे बम्बू कहा जाता है, बरगद के पेड़ आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये सारे सेर पेड़ जो हैं आपको इस प्रकार के शुष्क सागवान वन जो है इसका मतलब नहीं है कि सागवान ही मिलेंगे। सागवान के अलावा इस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं जो ज़्यादा बारिश वाले क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। तो प्रतापगढ़ का जो सीता माता वन्य अभयारण्य जो है जहाँ पर उड़ने वाली गिलहरियाँ भी देखने को मिलती है। तो ये जो सीता माता अभयारण्य का जो चित्र है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये सीता माता अभयारण्य के अंतर्गत यहाँ पर इस प्रकार के वन देखने को मिलता है। यहाँ पर उड़ने वाली गिलहरियाँ भी आपको देखने को मिलती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट उष्णकटिबंधीय शुष्क धाक वन, ट्रॉपिकल ड्राई धाक फॉरेस्ट। तो ये वन मुख्य रूप से अर्ध सूचक या ये शुष्क है। अर्ध शुष्क जो जलवायु क्षेत्र है उन क्षेत्रों में मिलते हैं। यहाँ राज्य के कुल क्षेत्र का लगभग 58.19 जो प्रतिशत है वो इस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। वनों में मुख्यतः कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं। इसके यहाँ पर मिलने वाले जो वृक्ष है उसमें खेजड़ी, खेजड़ी क्या होता है इस चित्र के माध्यम से देखिएगा। ये खेजड़ी, रोहिड़ा जिसे रेगिस्तान का सागवान कहा जाता है और ये आंकड़े जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। वन क्षेत्रों में बारिश जो होती है काफ़ी कम होती है। तो ये शुष्क वन है। फिर आपके उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है, ट्रॉपिकल थॉर्न जो फॉरेस्ट है, तो ये मुख्य रूप से जो रेतीला जो शुष्क मैदान है वहाँ पर मिलता है, तो 6.23% पर ये फैले हुए हैं। मरुदभिद यानी जीरोफाइट प्रकार की जो वनस्पति है यहाँ पर देखने को मिलती है। अब मरुदभिद वनस्पति क्या होती है? ऐसी वनस्पति जिसमें कह सकते हैं कि कांटे अधिक होते हैं, पत्तियों की संख्या कम होती है। पक्के पत्तियों की संख्या कम क्यों होती है? क्योंकि वाष्पोत्सर्जन कम हो, ताकि पानी का जो नुकसान है उन वृक्षों को कम उठाना पड़े। इसके अलावा यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाएँगे, उनकी हाइट आपको थोड़ी-सी कम देखने को मिलेगी। जितने भी वृक्ष देखने को मिलेंगे, उनकी सबकी जो जड़ें हैं, काफ़ी गहराई तक जाएगी, पत्तियाँ काफ़ी छोटी-छोटी होगी और काँटेदार वनस्पति ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपके कैक्टस टाइप का और ये वृक्ष कौन-सा है, ये आप मुझे बताइए। थोर का ज़िक्र जो कह सकते हैं कि बालिकाएँ अच्छी तरीके से जानती हैं, कइयों के हाथ इसी में उगते हैं। बढ़ते हैं आगे, सबसे इसके बाद है आपका उष्णकटिबंधीय मिश्रित पतझड़ वन, जो पतझड़ है यानी डेसिड्यूज है, यानी वो पत्तियाँ गर्मी आने से पहले गिरा देते हैं, तो ये पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में इस प्रकार के वन अधिक पाए जाते हैं। कुल वन क्षेत्र का 28.42% इसके अंतर्गत शामिल है। शीशम, ये है आपका शीशम, साल, ये है आपका साल जो पीपल के पत्ते जैसे, सागवान मैंने पहले ही बता दिया, पीपल आप अच्छी तरीके से जानते हैं, सहतूत जिसे मलबरी कहा जाता है, ये है आपका शहतूत। तो यहाँ पर इस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। वर्षा का जो प्रतिशत है 50 से 80 सेंटीमीटर के बीच पाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अर्ध आर्द्र सदाबहार वन, सेमी ह्यूमिड एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है, तो इसके अंतर्गत आपके सिरोही के माउंट आबू क्षेत्र में अधिक ऊंचाई क्षेत्र में मिलते हैं, जहाँ पर 150 सेंटीमीटर से भी अधिक बारिश होती है। तो इसके अंतर्गत आपको जामुन मिलेगा, ये रहा आपका जामुन, बरगद, ये रहा आपका बरगद और आम, ये रहा आम का वृक्ष। इस प्रकार से ये अलग-अलग प्रकार के वृक्ष आपको यहाँ पर इन क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, अर्ध आर्द्र सदाबहार वनों के अंतर्गत। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि इसी प्रकार से राजस्थान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है। मैंने कहा था अलग-अलग प्रकार के यहाँ पर जो सिस्टम पाए जाते हैं, यहाँ पर एक मरुस्थल मिलता है, अरावली का पर्वतीय क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है और एक पठारी क्षेत्र है। तो यहाँ पर लगभग-लगभग अलग-अलग क्षेत्र में जैसा क्षेत्र होगा, जैसी जलवायु होगी, वैसी वनस्पति आपको देखने को मिलेगी।
तो वनस्पति जो मिलती है वो बेसिकली डिपेंड रहती है वहाँ पर कौन-सा क्या किस प्रकार का स्ट्रक्चर है या किस प्रकार की क्लाइमेट है। तो यहाँ पर विविध प्रकार की जलवायु मिलती है, विविध प्रकार का स्ट्रक्चर या जो रिलीफ फीचर्स मिलते हैं, इसके कारण यहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है। यही कारण है कि यहाँ पर 2500 प्रजातियों के पेड़-पौधे, 450 प्रजातियों के पक्षी, 50 प्रजातियों के स्तनपायी, 58 प्रकार के सरीसृप यानी जो रेप्टाइल्स रहते हैं वो मिलते हैं और 12 प्रजाति के उभयचर जो जल और थल दोनों में चल सकते हैं। इस प्रकार के सैकड़ों प्रकार के कीट-पतंगे, तितलियाँ, सूक्ष्मजीव पदार्थ ये सब पाए जाते हैं। तो इसी आधार पर इसे हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। देखिएगा सबसे पहला है मारू या मरु, ठीक है? मरु और इसको मेरू कहते हैं। देखिएगा ये मरु, मेरू, ठीक है? ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि मरु, मरु का अर्थ होता है रेगिस्तान का क्षेत्र, तो मरु यानी मरुस्थलीय क्षेत्र, मेरू, मेरू का अर्थ होता है पहाड़, पर्वत, तो पर्वतीय क्षेत्र और तीसरा जो क्षेत्र होता है माल, माल का अर्थ होता है मालवा, मालवा से याद रखिएगा मालवे का पठार से लगा हुआ क्षेत्र है दक्षिण का पठारी क्षेत्र। मरु, मेरू और माल यानी राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की बात कर रही हैं, भौतिक विविधता वाले क्षेत्रों की बात की जा रही है, तो यहाँ पर बेसिकली मरु, मेरू, माल और जो मैदान है उसको शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर इसको 4 भागों में डिवाइड करेंगे। मेरू इकोसिस्टम, अरावली माउंटेन का इकोलॉजिकल ज़ोन, ईस्टर्न प्लेन्स का इकोसिस्टम और साउथ ईस्टर्न इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का अर्थ होता है कि एक ऐसा क्षेत्र जैसे कि आपका एक परिवार है, परिवार में आपके विभिन्न सदस्य हैं, सभी परिवार के जो सदस्य एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं और एक दूसरे पर निर्भर रहते हुए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो इसी प्रकार से एक जो इकोसिस्टम होगा जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी, तो मिट्टी होगी तो मिट्टी पर निर्भर रहने वाले पौधे अलग होंगे, उन पौधों पर निर्भर रहने वाले पशु अलग होंगे। जैसे कि अगर हम बात करें, कि रेगिस्तान के अंतर्गत अब घास तो उगती है नहीं और वहाँ पर अगर हम कह सकते हैं कि हाथियों को छोड़ दें तो रह पाएँगे? नहीं रह पाएँगे। तो वहाँ के इकोसिस्टम में हाथियों का कोई स्थान नहीं। तो कहने का अर्थ है कि वहाँ पर मिट्टी, वहाँ के विभिन्न प्रकार के पादप, वहाँ पर रहने वाले जीव, ये सारे के सारे एक-दूसरे के हिसाब से सेट होते हैं। तो वो एक इकोसिस्टम बनता है। यानी वहाँ पर जैविक और अजैविक जो पदार्थ हैं, वो एक-दूसरे से को-रिलेटेड होते हुए अपना वर्क करते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम मरु इकोसिस्टम या मारू इकोसिस्टम की बात करते हैं। तो राजस्थान के थार के मरुस्थल के रूप में इसे जाना जाता है। बारिश हमें पता है बहुत कम होती हैं। कांटेदार छोटे-छोटे से वृक्ष देखने को मिलते हैं, कटीली झाड़ियाँ यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ऐसे जीव-जंतुओं की बहुलता यहाँ पर ज़्यादा होती है जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। तो जीव-जंतु हो चाहे पेड़ हो, ऐसे ही आपको मिलेंगे तो कम पानी में भी आपके रह सकते हैं और विचरण के लिए इन्हें खुले मैदानों की आवश्यकता रहती है। तो हिरण ऊँट वगैरह, गधे वगैरह यहाँ पर देखने को मिलते हैं। या 22 प्रकार के स्तनपायी देखने को मिलते हैं जिसमें चिंकारा, काला हिरण, हिरण, मरुबिल्ली, लोमड़ी, भेड़िया, खरगोश, नेवला, चिंकारा, ऊँट, जो हमारा राज्य पक्षी जो पशु है, वो गोडावण, ये जो क्षेत्र है, तो गोडावण भी इस क्षेत्र में आपको प्रमुख आपके संकट पत्र या फिर कह सकते हैं कि इसके ऊपर संकट आ चुका है, तो इसके संरक्षण के कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे हैं। जैसे कि आपका इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है और जो ऑकलवुड फॉसिल्स का जो क्षेत्र है, वहाँ पर इसे संरक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर मोर, सैंड ग्राउं, तीतर, स्पैन, गोरिया ये खुरजा जो आपके किचन के फलोदी क्षेत्र में पाया जाता है और लगभग 58 प्रकार की प्रजाति यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसमें आपके पटागो को हम पटागो कहते हैं, सैंडफिश, सांडा ये अलग-अलग प्रकार की कह सकते हैं पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इस क्षेत्र को 3 क्षेत्रों में बाँटा जा सकता है। एक नहर सिंचित क्षेत्र जो आपका हनुमानगढ़, गंगानगर का जो क्षेत्र है, असिंचित क्षेत्र जिसमें बिल्कुल भी सिंचाई नहीं की जाती है, तो आपका मरुस्थलीय पूरा का पूरा क्षेत्र लोनी बेसिन के अंतर्गत आपका अजमेर जोधपुर, पाली, जालौर का जो क्षेत्र है वो इसमें शामिल किया जाता है। तो मरु इकोसिस्टम आपके बिल्कुल अलग प्रकार का, अलग प्रकार की वनस्पति और अलग प्रकार के जीव। नेक्स्ट है अरावली का क्षेत्र, जैव विविधता की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध क्षेत्र है। धौंक, कैर, चुड़ैल, सालर, आम, महुआ, बाँस इस प्रकार के वृक्ष और बघेरा, रीछ, जरक, चौसिंगा, काला हिरण, चीतल, सांभर, जंगली सुअर, भेड़िया, उड़न गिलहरी, लोमड़ी प्रकार के वन्य जीव भी पाए जाते हैं। तो ये उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली हम पढ़ चुके हैं। तीनों क्षेत्र में इसे डिवाइड किया जा सकता है। दक्षिण अरावली में आपको ज़्यादा विविधता मिलेगी, उत्तरी अरावली की तरफ जाते-जाते ये विविधता आपको कम होती हुई नज़र आएगी। यानी उदयपुर से जब जैसे आप सीकर झुंझुनू की तरफ जाओगे, तो ये परसेंटेज कम होता जाएगा। तीसरा जो है वो पूर्वी मैदानी जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो क्षेत्र है, लगभग 370 प्रकार के पक्षी, 130 प्रकार के पादप और समृद्ध जैव विविधता के कारण इसे राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व
प्राकृतिक धरोहर के रूप में घोषित किया गया है। तो इसके अंतर्गत बनास नदी का क्षेत्र, माही नदी का क्षेत्र, बाणगंगा नदी का क्षेत्र, साहिबी, गंभीरी और वराह नदी का क्षेत्र, तो ये जो नदियों का जो अपवाद क्षेत्र है, उसमें इसको तब्दील किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट है आपका दक्षिणी पूर्वी पारिस्थितिक तंत्र। इसके अंतर्गत मुख्यतः हाड़ौती और विंध्याचल पर्वत का जो पठारी क्षेत्र है उसको शामिल किया जाता है। बारिश अधिक होती है, जैव विविधता अधिक पाई जाती है। मगरमच्छ, घड़ियाल, डॉल्फिन, कछुआ, विभिन्न प्रकार की मछलियां, केकड़े यहाँ पर पाए जाते हैं। तो दो क्षेत्र है, एक तो चंबल नदी का बेसिन, एक डांग क्षेत्र जो है उसमें इसको शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से ये वनस्पति और वनस्पति से संबंधित विभिन्न जो अन्य तथ्य हैं वो इस प्रकार से यहाँ पर बताए जा सकते। तो यहाँ पर ये अलग-अलग तथ्य औरण क्या होता है? एक धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ क्षेत्र, खस, विशिष्ट सुगंधित घास, गौंद, ग्लू, 13 वन मंडल यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये वन मंडलों के बारे में भी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से राजस्थान में जलवायु की संकटता या फिर कह सकते हैं स्थिति सही नहीं होने के बावजूद भी यहाँ पर तरह-तरह की जैव विविधता यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट आगे का जो चैप्टर रहेगा उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।